हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, 70 प्लस स्कोर करना इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ये बहुत से बच्चों के लिए ड्रीम है। और 80 प्लस स्कोर करना, उसमें भी दो सब्जेक्ट्स में। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आज हमारे साथ में यश है, जिसने ये करके दिखाया। दोस्तों, हर सब्जेक्ट में 70 प्लस और 80 प्लस दो सब्जेक्ट में। एंड दिस लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो आज हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन में हम लोग चिल होकर बहुत सारी बातें करेंगे, रिलैक्स होकर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे पहलू को देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में अप्रोच कैसे होना चाहिए, हमारा क्लासेस देखते वक्त अप्रोच कैसे होना चाहिए, क्लास के बाद का अप्रोच क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे हम लोगों ने करना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें यश कर चुका है, उससे गुजर चुका है। तो गाइज, आराम से बैठिए, एंजॉय करिए, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें लगते हैं उसको लिखते जाइए। तो यस यश, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। कहाँ से हो तुम, एंड कैसी रही है तुम्हारी अभी तक एकेडमिक जर्नी, एंड वट एवर यू लाइक, हॉबीज हॉबीज थोड़ा बताओ यार। सो माय नेम इज़ यश और मैं पैदा हुआ था रेवाड़ी में। रेवाड़ी एक गांव है हमारे हरियाणा में। हरियाणा? और अरे भाई, हरियाणा वाले हो भाई, हरियाणा बहुत फेमस है। बोलो बोलो। उसके बाद फिर मेरे पापा ने यहाँ पे हम मेरे ताऊ जी यहाँ पे लेक्चरर हैं तो हमें यहाँ पे भेज दिया था पढ़ने के लिए। तो फिर स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो आई वाज एवरेज स्कोरर स्कूल में, मतलब काफ़ी नोटी, मतलब वन ऑफ द नोटिएस्ट स्टूडेंट क्लास का। कभी 80s में मार्क्स आते थे, 75 में मार्क्स आते थे, मतलब कभी 90s में कभी आए नहीं। कभी अच्छा, तो सोचा भी मतलब नहीं तुम कि ऐसा, तो बच्चों को ये बोलना है कि भाई जितने भी बदमाश बच्चे रहे हो, नॉटी बच्चे रहे हो, आपके अच्छे स्कोर करने के चांसेस है, सीए में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसे ही बोल रहा मैं। नहीं, यश ने करके दिखाया दोस्तों, तो फिर यही बोलना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट, बोलो। उसके बाद 10th में भी कोरोना आ गया था तो उसमें भी कुछ खास पढ़ाई हुई नहीं थी, वो ऑनलाइन क्लास के आगे बैठ जाते थे और वो भी निकल जाते थे अपने आप ही। देन उसके बाद 12th क्लास में आए तो थोड़ा सा सीरियस लेने लगे। फिर अकाउंट्स की जो टीचर थी और जो इकोनॉमिक्स की टीचर थी वो भी काफ़ी अच्छे टीचर्स मिल गए, तो उन्होंने इंटरेस्ट बना दिया सब्जेक्ट्स में कि हाँ ये ऐसे सब्जेक्ट है और ऐसा है। मतलब फिर मैं आगे चलने लग गया थोड़ा सा अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में अपनी क्लास से। मैं यूट्यूब पे देख लेता था किसी भी टीचर का थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के क्या पढ़ा रहे हैं क्या करा रहे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था और फिर क्लास में जाके मैम को बता देता था कि मेरे पास गया। तो वो भी उन्होंने भी फ्री हैंड दे दिया था थोड़ा बहुत, इतना कुछ वो नहीं था कि ऐसे टाइट रखते थे या करते थे। इट वॉज नॉट गुड। और फिर उसके बाद पापा ने बोला कि क्या करना है, चूज क्या करना है आगे जाके क्या करना है। तो फिर ऐसे ही मैंने कॉमर्स में, अब ऐसे था कि साइंस ले नहीं सकते क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं है, कुछ आता नहीं है साइंस में, पहले ही डर लगता था साइंस ले नहीं सकते। तो भाई, तो ऑप्शन बचा नहीं है तो कॉमर्स ले लो, ऐसा? हाँ, ऑप्शन बचा नहीं, अब आर्ट्स का क्या लेना, फिर वो हो गया था तो फिर कॉमर्स से सब उसमें ले रहे थे तो कॉमर्स ले लिया। फिर उसके बाद अकाउंट्स में इंटरेस्ट बना, फिर मैंने ऐसे गूगल में कर रहा था कि क्या क्या कर सकते हैं कॉमर्स में अपनी फील्ड में, क्या क्या कर सकते हैं। तो हर जगह जहाँ पे भी देखो वहाँ पे सबसे ऊपर सी आ रहा था, सी ए करो सी ए करो सी ए करो, लाइक कि ये बेस्ट कोर्स है हमारी फील्ड का। करेक्ट। तो मैंने पापा से डिस्कस किया कि ये करना है और पापा ने भी कहीं ना कहीं बताया कि हाँ अच्छा है, तो लाइक इसमें स्कोप है, रिवॉर्डिंग करियर है, तो ठीक है अच्छा है। तो फिर मैं और एंड पापा दैट्स को हाउ सीए जर्नी स्टार्टेड एंड सो ऑन। दैट्स हाँ ग्रेट। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, डेफिनेटली आई एम आल्सो इंडेटेड टू माय प्रोफेसर्स। मैं आपको बताऊं, आचलेरकर सर हमारे थे। यानी मैं कभी कभी बहुत अच्छे मेंटर और टीचर्स मिलने से लाइफ में एक नया डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे यश भी बोल रहा है हमको। आई रिमेम्बर माई स्टोरी कि आचलेरकर सर हिंदी पढ़ाते थे हमको। हिंदी पढ़ाते थे, और हिंदी मेरा वीक सब्जेक्ट हुआ करता था, साइंस बहुत अच्छा था। और मेरे को याद है कि फेल कर दिया था मुझे उन्होंने। तो मैं बहुत दुखी हुआ कि यार मैं फेल कर दिया सर ने मुझे। तो जाके मैंने उनसे बात की, तो बोले मुझे ठीक नहीं लगता रवि, तुम बाकी सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा करते हो, हिंदी में इसलिए कम क्यों? इसलिए मैंने सोचा कि तुमने और मेहनत करनी चाहिए। तो फिर मैंने सर को बोला, सर प्रॉब्लम ये है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा हिंदी में, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एंड मैं बात आज भी बच्चों को, मैंने क्लास में तुमको भी बोला होगा, अगर कभी भी आपका पढ़ने में कोई भी मन ना करेगा, ठीक है, आज से 20 साल पहले मुझे ये एडवाइस सर ने दी थी, और आज भी फॉलो करता हूँ, सभी बच्चों को भी बोलता हूँ, कभी भी तुम्हारा पढ़ने का कोई मन ना करे, सिर्फ उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा एक काम करो, हिंदी की बुक खोलो और चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पढ़ना, आंसर मत पढ़ना। बोले आंसर बिल्कुल मत पढ़ना, डोंट रीड एनी आंसर, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लो। मतलब पक्का सर? हाँ, बोले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। तो ठीक है सर। मैं क्वेश्चन पढ़ता गया, बाय द टाइम आई रीच फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन, मेरे दिमाग में इतनी क्यूरोसिटी हो गई, इतनी क्यूरोसिटी हो गई कि इसके आंसर क्या होंगे। और उस क्यूरोसिटी से मैंने पहली बार हिंदी का पूरा टॉपिक पढ़ा, एंड आई टॉप्ड इन हिंदी सब्जेक्ट। मतलब मुझे उस दिन समझ में आया कि हमारे मेंटोर की बोली हुई एक बात, एक सही डायरेक्शन कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसे टीचर्स हैं
जैसे यश बोला बता रहा है कि अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर्स मिले और उससे पूरी चीजें बदल गई। तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको कोई अच्छा मेंटोर मिलता है और आपको ऐसा लगता है यार ये बहुत सही गाइडेंस देते हैं, उनका पीछा जिंदगी मत छोड़ना। मैं बात तो आज भी स्टूडेंट्स है कि जो जॉब कर रहे हैं उसके बाद में भी पूछते हैं सर जॉब चेंज कर रहा हूँ, मतलब बेटा अब तो तेरे को याद समझता है तेरे जॉब का, नहीं बोले आप बता दो। ग्रेट गाइस, फैंटास्टिक यश। तो लॉट ऑफ गुड लर्निंग्स। और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में यश है, उसने इतना अच्छा किया है, तो सब बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत नॉटी थे, तो बचपन से कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। नहीं थी सर। ये बोले ये वीडियो तो मैं पापा में कोई बताने वाला हूँ, क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ पे थोड़ी सब कुछ मैं बोलूंगा ठीक है, ओके ओके ग्रेट, फैंटास्टिक। नाउ तुमने ऑलमोस्ट 70 प्लस सब में स्कोर किया, दोस्तों 70 प्लस सब में स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या अप्रोच रहा हर सब्जेक्ट में? तुमने इतना अच्छा स्कोर किया और 83 टैक्स में और ऑडिट में तुमने स्कोर किया। व्हाट डू यू थिंक वाज, तुम क्या बोलोगे कि कौन सी 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि जिससे मेरी पढ़ाई हर सब्जेक्ट में इतनी निखर के रही? मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिन 2 सब्जेक्ट के मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता था, टैक्स और ऑडिट से, उन दोनों में सबसे ज्यादा मार्क्स है। अच्छा, जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता था उन सब में सबसे ज्यादा मार्क है? हाँ। ओके, तो ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक। मतलब डर लगता है तो अपॉर्चुनिटी है वहां पे। और okay, फिर तो मतलब उसमें तुमने मेहनत भी ज्यादा की होगी सबसे ज्यादा। हाँ, वो डर लग रहा है तो मेहनत अपने आप हो ही रही है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और बोलो तो मतलब क्या तुमको लगता है कि व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू वेरी गुड स्कोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो प्लानिंग, कि आप कैसे प्लान करते हो, कैसे आप लाइक एग्जीक्यूशन इज वन थिंग एंड प्लानिंग इज वन थिंग, कि आप कैसे स्टार्टिंग से प्लान करते हो। तो मैंने प्लान किया था पहले, सबसे पहले कि मैं बोथ ग्रुप के लिए अपेयर करूंगा, बट जैसे पीछे पीछे मतलब चलता गया तो, और फिर जहाँ पे मैं ओल्ड कोचिंग में मैंने 2 ऑफलाइन सब्जेक्ट्स लिए थे, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स होने लगे, तो फिर मेरे को लगा कि अब स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सिलेबस हो नहीं रहा है, डेट्स अप्रोच कर रही हैं, और हमारे टाइम पे तो वो भी हो गया था कि पोस्टपोन होंगे, इलेक्शन सारे पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा कि हाँ हो जाएंगे, हर बार हुए, इस बार भी हो जाएंगे, वो नहीं हुए। तो फिर थोड़ा सा झटका सा लगा कि पोस्टपोन अब तो नहीं हुए। अब तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना वर्थ इट नहीं है, कि अपने आप को मतलब काट काट के रखो, और फिर जाके फिर, और मैं फिर भी मेरे को पासिंग मार्क्स आते हैं, अगर मैं पास हो भी जाता तो भी मैं शायद 41 लाता, 43 लाता, तो पासिंग मार्क्स लेके आ जाता, उससे ज़्यादा क्या कर रहा था। तो फिर मैंने किया कि चलो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस करते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो बोर्ड ग्रुप दे रहे थे, बोल भी रहे थे, क्योंकि मैंने क्लासेस भी थोड़ी बहुत पहले कंप्लीट कर ली थी, तो भी शुरू में बहुत ग्रुप का होता था। तो बट मैंने फिर डिसाइड किया एट द लास्ट की चलो 3 ग्रुप के लिए ट्राई करते हैं। तो मैं बता दूं सबको कि ऐसा हुआ था कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन की थी ऑफलाइन, लेकिन वहाँ पे चीज़ें नहीं जमी, प्रॉपर नहीं गई, और पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, जो बोधुक का सोचा था पूरा बिगड़ गया, और उसके बाद में बहुत स्ट्रेस आ गया। तो दोस्तों ये भी है दोस्तों कि आपको समझना पड़ता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है क्या, और कभी कभी ये डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको लेना पड़ता है और सबको लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसके अलग चैलेंजेस थे, यश के अलग चैलेंजेस थे। तो उसको पहले एक ग्रुप और फिर एक ग्रुप करके आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन खास बात ये कि सबने 70 प्लस ऑलमोस्ट स्कोर किया हुआ है। ग्रेट ग्रेट। तो प्लानिंग, तुम बोले थे कि प्लानिंग, तुम्हारी प्लानिंग में से क्या, जैसे तुम बोले प्लानिंग में से क्या खास बात थी कि व्हाट यू प्लान्ड? पहले से मैं सबसे पहले ऐसे करता था कि ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान सेट कर देता था कि मेरे को 3 महीने में इतना करना है, कि 3 महीने में ये कंप्लीट करना है। उसके बाद में उसके अंदर छोटे छोटे प्लान्स और मॉडिफिकेशंस करता रहता था जैसे जैसे टाइम जाता रहता था। तो फर्स्ट में से जब मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी, और क्लासेस शुरू में तो क्या होता था कि जब बोथ ग्रुप करने थे तो दिन में 4 क्लास देखनी पड़ती थी, और सारी क्लास 3-3 घंटे की, मतलब सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट करो और शाम के 6:30 बजे तक खत्म होती थी। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया तो वही 8:30 के आसपास हो जाता था क्लासेस खत्म होने में, तो और उसमें मजा आता था। क्लासेस में जैसे यहाँ पर जितने भी, मैं बता दूं, यश ने पूरे ऑनलाइन क्लासेस किए थे, कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस थे, तो दिन में कितने घंटे क्लासेस देखते थे? अब सर मैं ऐसे ट्राई करता था कि मैं दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट टच करूं और 4 क्लासेस देखूं। तो 4 क्लासेस कोई 3 घंटे की होती थी, या कोई 2 घंटे, या 2 घंटे 50 मिनट की ऐसी कुछ होती थी। तो एवरेज शायद 2 घंटे 50 मिनट की क्लास होती थी, तो लगभग 11-12 घंटे क्लासेस होती थी। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं दोस्तों, आपको अगर जैसे यश, तो कम से कम मुझे लगता है 9 से 9 घंटे तो आपने टारगेट करना ही करना चाहिए। 12 घंटे तक यश जाता कि 9 घंटे आपको, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ज्यादा रिलैक्स होना भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिर आगे आपके कोर्स लेट खत्म होगा, आगे आपकी सेल्फ स्टडी कम होगी। आपको कम से कम 9 घंटे के क्लासेस तो देख लेने चाहिए।
एंड अगर इट कैन गो अप टू 10 आवर्स, 10 घंटे क्लास को आपने देखने ही देखने चाहिए। ग्रेट। और अब ये क्लासेस ना, तुम कैसे खुद को मतलब कैसे बहुत इन्वॉल्व रखते थे क्लासेस देखते वक्त, ऐसा क्या करते थे? ये क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स, दोस्तों ये सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसने रिसेंटली ये सारी चीजें अचीव की है वहां से हम एक्सट्रैक्ट करें एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, और आप लोग सीखे उसको, कि उससे आप सीखे। तो क्लासेस देखते वक्त बहुत बार बोरिंग हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ऐसा क्या किया कि रोज इतने घंटे क्लासेस देखना पॉसिबल हो? पहली बात तो क्या होता है कि सर अब टीचर्स इतना इनोवेटिव हो गए हैं कि बोर होने ही नहीं देते हैं क्लास में। मतलब कोई लाइव एग्जांपल लेंगे या कुछ कहानी बताना शुरू कर देंगे बीच में, जैसे उनको लग रहा है कि ये टॉपिक है, ये खिंच रहा है, कि ये बोरिंग अब होता ही पाइल अप होता जा रहा है टॉपिक, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता ही जा रहा है। तो कोई बीच में कहानी बता दी, कोई ऑडिट से रिलेटेड कहानी, जैसे आप करते थे कि मतलब बीच में आपने जो लास्ट टाइम या कभी ऑडिट किया था, जो आप उसके बीच में कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरीज बताते थे कि आपके प्रिंसिपल ऐसे करते थे, हमारे प्रिंसिपल ऐसे थे, हम ऐसे ये मस्तियां करते थे। तो ऐसे टीचर ही बोर नहीं होने देते पहली बात तो। तो यार ये इतना हम्बल बंदा है, ये बोलता है कि टीचर्स को क्रेडिट दे रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन बता तेरी तरफ से क्या स्पेशल किया? हम तो यार हर बच्चे के पास वही वीडियो, वही लेक्चर्स है। सर ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मेरा इंटरेस्ट जाग गया था कि अब करना ही है तो अच्छे से ही कर, क्योंकि 4-5 महीने ही है। इससे पहले कभी कुछ ऐसे ध्यान दिया नहीं था पढ़ाई पे, इतना ज्यादा कभी फोकस किया नहीं था। तो अभी जब सबको पता है कर रहा है तो फिर अच्छे से ही कर, इसको क्या इंटरेस्ट, ये बात भी सही है कि जो मुझे समझ में आया कि एक इंटरेस्ट, एक सच्चा लगाव होना सब्जेक्ट से, और दूसरा कमिटमेंट, कि भाई कमिटमेंट है, मैंने ठान लिया है, अब इसको करने के लिए जो भी लगे मैं करूंगा। हमें जैसे मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरे सेम, उन्होंने भी सेम सब्जेक्ट की सेम टीचर से क्लास ली थी। तो हमें फिर ऐसे भी लगे रहते थे कि आज मैंने इतनी क्लास देखी, तूने इतनी क्लास देखी, मैं इतना आगे हाँ, निकल गया। या दैट्स वेरी गुड। यही तो मैं चाहता हूँ, ये निकल कर आए बाहर। दोस्तों तो इसको हम बड़ी सिस्टम बोल सकते हैं, कंपेनियन सिस्टम बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई आपका कंपेनियन होना चाहिए जिससे आपने बात करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए, तेरी क्या प्रोग्रेस है, मेरी क्या प्रोग्रेस है, मन हल्का करना चाहिए। तो फ्रेंड सर्कल, मतलब फ्रेंड सर्कल तुम्हारा कितना, मतलब ये सब दौरान तुम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, घर पे पढ़ते थे? नहीं, घर पे ओके, पढ़ते घर पे पूरा पढ़ते थे। लेकिन जैसे अब ये बहुत अकेले अकेले बोरिंग हो जाता है, तो कितने दोस्तों से बात करते थे, कितनी बात करते थे, क्या बात करते थे? मैंने सर ऐसे था कि 2-3 दोस्त थे, दो तो थे जो मेरे साथ इंटर ही कर रहे थे, और एक दोस्त थी जो मेरे साथ फाउंडेशन कर रही थी। तो मैं क्या करता था कि कभी कभी उसको फाउंडेशन का कुछ कुछ पढ़ा देता था, और उसके बदले में अपना उनको बोल देता था कि अब मेरे से ये सुन लो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा और अभी आप मेरे से सुन लो, कि मेरे से इसके बारे में, इसमें कोई क्वेश्चंस पूछ लो, इसमें कोई क्वेश्चंस पुट अप कर लो। या मैं अपने दोस्तों को बोल देता था कि कुछ नहीं आ रहा तो मेरे से समझो, मेरे को भले ही कम आता हो पर मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ना कुछ तो बता दूं, कम से कम मेरा तो रिवाइज हो ही जाएगा उसमें। तो मैं उसमें ऐसे 2-4 दोस्त थे मेरे जिनके साथ हम ऐसे करते थे बार बार क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं लॉस्ट हो जाते हैं, एकदम अकेले एकांत में है, अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, सबसे डिटैच हो चुके हैं। गाइस, वी आर सोशल एनिमल्स, हम लोग को सोशल बीइंग्स है, हम लोग बहुत ज्यादा है कि हम कम्युनिकेट करें। क्लास में मैं मजाकिया तौर बोलता, सुबह दोपहर शाम जोर जोर से हंसना जरूरी है, दोस्तों से चकल्लस करना जरूरी है, टाइम पास करना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो लाइफ झंड बन जाएगी, और फिर वैसा हो गया तो पढ़ाई तो कहीं होने वाली नहीं है। सो आई थिंक गुड सर्कल and study related talking, study related approach, that helped a lot. Correct? Yes sir. Great. और मुझे बताओ कि जब दिन भर पढ़ते ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, अगर कुछ ऐसा कुछ करते जिससे डी स्ट्रेस हो सको या फिर इससे एनर्जाइज हो सको, और हेल्थ के लिए ऐसा कुछ करते थे, माइंड और बॉडी के लिए क्या करते थे? एनीथिंग स्पेशल? हाँ, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे मैं उनसे मिलने चला जाता था, या फिर जैसे पूरे दिन क्लास हुई और रात को नींद नहीं आ रही है तो हम रात को नाइट आउट पे चले जाते थे। मतलब देयर वाज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन कि दोस्तों के साथ भी घूमना है, पढ़ना भी है, इसमें मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस ऐसे कि ये रुक सी नहीं जानी चाहिए, ऐसे बस चलता रहना चाहिए कि इसमें मजा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं बास्केटबॉल खेलने चला जाता था शाम को, ये सब करते थे। यार ये बहुत ही, यार 10-12 घंटे क्लास देखने के बाद सही में आदमी, मैं यही बोलूंगा बच्चों को कि दोस्तों खुद को ऐसे बहुत काट के मत रखो। अब बहुत ज्यादा काट के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, एकदम आदमी को सांस लेने की जगह ही नहीं बची है, बस दिन रात मन को मार रहा है। ये भी सही नहीं होता, बैलेंस करना जरूरी है। भले ही तुम रोज डेली बेस पे बहुत समय नहीं दे सको, लेकिन हफ्ते में कुछ समय तो खुद के लिए निकाल लो। बास्केटबॉल खेल लिया, नाइट आउट, भाई संडे हाफ डे, तो आपको संडे हाफ डे का ब्रेक चाहिए, जो तुम्हारे मन में आता सब करो ताकि आप अगला हफ्ता एनर्जाइज कर सको। मैं तो सर डेफिनेटली करता था ये कि एक दिन तो हफ्ते में ब्रेक होता ही होता था, उस दिन बिल्कुल टच नहीं करता था, कुछ भी टच नहीं करता। तो क्या करते उस दिन? फिर उस दिन दोस्तों के साथ घूमते थे उस दिन सर। दोस्तों के साथ घूमो फिरो, हाँ, नींद पूरी करो। ग्रेट गाइज, ये बहुत, क्योंकि आप खुद के लिए भी एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो मैं शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बच्चे क्लासेस के साथ, आधा दिन तो खुद के लिए दे ही दो।
हाँ, जो रिकॉर्ड वर्जन में शायद वो ऐसा कर सके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड ये पूरे जर्नी में कोई बहुत चैलेंजिंग समय आया, बहुत दिक्कत आई, और कैसे उससे बाहर निकले? हाँ, एक दो इंस्टांसेस से, एक तो वो था जब डिसीजन लेना पड़ा कि बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पर शिफ्ट होना है, और एक था जब मेरा रिजल्ट लेट ही होता जा रहा था, डिले होता जा रहा था, रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आ जाता, अगला अगला ग्रुप पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि कितना भी अच्छा पेपर गया हो कभी करेक्ट श्योर हो ही नहीं करेक्ट। सकते। एंग्जाइटी रहती है उसकी। कि कितना ही अच्छा पेपर गया हो कभी श्योर हो ही नहीं सकते कि पास हो गए नहीं हो गए, हो गए नहीं हो गए। तो जब तक वो, फिर जब रिजल्ट आया तो 1.5 महीने के आसपास बचा था। और फिर उसमें दोबारा वो होने लगा कि अब 1.5 महीने में 3 सब्जेक्ट दोबारा कैसे रिवाइज करूँ अच्छे से, कैसे इनको पढूं, कैसे इनकी क्लासेस कंप्लीट करूँ। तो ये 2 फेजेस थे। फाइन। तो डिफिकल्ट मोमेंट दोस्तों आते हैं, उससे बाहर भी निकलते हैं। मुझे बताओ, ऑडिट का क्लास बहुत ऑडिट का क्लास कैसे, मैं तुमको कैसे मिला, और तुमको क्यों लगा कि सर रवि सर से ऑडिट पढ़ना चाहिए एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी? जब मैंने अपनी जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी विशाल सर के साथ, वी स्मार्ट से, तो विशाल सर ने अपनी चार्ट बुक से हमें पढ़ाया था। तो वो चार्ट बुक्स में मैंने देखा कि मैंने आईसीआई का मॉड्यूल देखा, तो उसमें कम से कम 300-400 पेज थे जिसमें जीएसटी खत्म हो रही थी। और सर के वही चार्ट बुक में वो 30 पेज में खत्म हो रही थी पूरी। तो मैंने करेक्ट। फिर थोड़ा दिमाग लगाया कि 400 पेज अगर मैं महीने में 15 दिन में अगर पूरे पढ़ूंगा तो 2 बार ही रिवाइज होंगे। 30 पेज है, मैं अगर रोज 10-10 पेज भी पढ़ता हूँ, अच्छे से याद करने की भी ट्राई करता हूँ 10-10 पेज, तो 30 दिन में मेरी 10 रिविजन हो गई जीएसटी की। तो वहां से जब मैं उनका रैपिड रिवीजन देख रहा था, सो आई गॉट टू नो अबाउट योर चार्ट बुक ऑल्सो, कि सर ने ऑडिट के लिए भी चार्ट बुक बना रखा है। तो फिर तो मैंने डिसाइड कर दिया था कि आई गो फॉर रवि सर ओनली। तो मतलब पहले तुमको चार्ट का मैजिक, जीएसटी में विशाल सर से पढ़ने के बाद चार्ट का क्या मैजिक है, कैसे अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, और फिर एक्सप्लेनेशन, फिर उससे तुम जुड़े। यस ओके, उससे तुम जुड़े और बोले कि यार सर के पास भी चार्ट बुक के 80 पेज में खत्म हो रहा है, मैं ये करूंगा। हाँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ऑनेस्टली बताओ कि सब्जेक्ट ज्वाइन करने से पहले ऑडिट के बारे में क्या सुना था, एंड व्हाट वर द एप्रीहेंशन, तुमको क्या लगता था? जब फाउंडेशन में था तो जब जैसे किसी सीनियर से पूछ लिया कि भैया कैसा है सब्जेक्ट, कैसा है ये कैसा है, तो सबका वही था कि टैक्स और ऑडिट सबसे भयंकर चीज है। मतलब ऐसे बोल के चले जाते थे कि फाउंडेशन एक तरफ, ऑडिट एक तरफ, पूरा कि फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट एक तरफ, ऑडिट एक तरफ। या इतना डरा रखा था कि मतलब ये तो पता नहीं क्या ही आएगा इसमें से, तो क्या ही पूछ लेंगे। बट ऐसा जब पढ़ा आपके साथ और जब क्वेश्चन सॉल्व किए, जब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, और फिर पता चला कि एमसीक्यू में 30 मार्क्स के, और शुरू शुरू में तो ये था कि उसमें वो आते थे, ट्रू फॉल्स भी आते थे 14 नंबर्स के, पर वो एकदम से हटा दिया उन्होंने। एक बट उस, हाँ, तो फिर थोड़ा इजी हो गया था। ओके ओके। और तुम बताओ कि मतलब एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि पूरा रट लो, मॉड्यूल रट लो, पूरा लैंग्वेज रट लो। मैं देखता हूं कि बच्चे एज इट इज लिखो। अच्छा, बच्चे ऐसा सोचते हैं एज इट इज लिखो, लेकिन मैं देखता हूं मेजोरिटी बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, रट रट के दिमाग खराब हो जाता है, 1 घंटे में भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, रिवीजन बहुत स्लो हो जाती है, आखिरी 1.5 दिन में रिवीजन नहीं होती है। तो तुमने 83 स्कोर किया है, तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने मॉड्यूल की पूरी लैंग्वेज रटी थी, या फिर अपन ने भी टेक्स्ट दिया हुआ है मॉड्यूल से अपने बुक में भी, अपने दोस्तों, अपने हर बुक में कॉन्सेप्ट होता है, हर चार्ट के लिए कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट के लिए चार्ट होता है और फिर टेक्स्ट होता है। तो वो टेक्स्ट रट लिया था, ऐसा कुछ हुआ था तुम्हारे साथ कि पूरा लैंग्वेज रट ली तुमने? तो जैसे आप क्लास में बताते थे कि रट नहीं सकते, और कोई जैसे बच्चा वहां पे बोलता क्लास में कि रट सकते हैं, तो आप कहते थे तो रट के दिखा। मैं कितना रट लेगा, मतलब 500 पेज रट लेगा, नहीं रट सकता। मतलब रट रट के भी कितना ही रट लेगा कोई। तो एट द एंड तो वो ये कि जब तक पूरा समझ में नहीं आ जाता, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो रटना हो ही नहीं सकता कभी भी। तो मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि अगर परफेक्शन के पीछे भागने लग गया ना, कि एक एक वर्ड मैच हो, एक एक हाँ सेंटेंस हाँ। मैच हो, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। उसका वो बेफालतू का सिर्फ स्ट्रेस आने लगेगा कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, फिर मैं आंसर मैच करूंगा तो मेरे को दिखेगा कि ये डिफरेंट है, ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था। तो उसके पीछे मैंने फिर सोचा कि नहीं, इससे बेटर है कि जो आप कीवर्ड्स हाईलाइट कराते हो, या जो मैं पढ़ते हुए कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेता था, तो उन पे ज्यादा फोकस किया मैंने, रादर देन कि मैं पूरे ऐसे रखने की कोशिश करूँ। तो सिर्फ कीवर्ड्स पे और फ्लो पे फोकस किया कि हाँ ऐसे 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 हो रहा है। तो यहाँ पे बोलूंगा, जैसे हर चीज में आज के डेट में बैलेंस होना चाहिए, वैसे यस ही यस। याद कितना रखना और कैसे रखना, इसमें भी बैलेंस होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते, वो एक तरफा एक एक वर्ड रटने को जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, याद तो रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, मतलब कोई उसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन आप कितनी चीजें याद रखनी, जैसे चार्ट के अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें, भाई चार्ट में 4 पॉइंट्स पे मुद्दा बोला है, उतनी बातें तो मेरे को याद होनी चाहिए, कम से कम उतनी बातें मुझे याद होनी चाहिए, वो मैं लिख कर आ जाऊंगा। ये समझ में आता है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। दोस्तों मैं यही बोलूंगा, प्लीज
ब्लाइंडली आप पूरा लैंग्वेज, मैं देखता हूँ बच्चे डेफिनेशन लर्न कर लेते पूरी, डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं, अरे भाई कितनी डेफिनेशन लर्न करेगा, कहाँ कहाँ के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे याद कर रहे हैं, अरे क्या कर रहा है भाई तू। करेक्ट। दोस्तों प्लीज ये निकालिए, हमारे साथ में यश 83 स्कोर किया, अगर वो स्कोर कर सकता है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख के ओन लैंग्वेज में उसको लिख करके, देखो चार्ट के अंदर ओन लैंग्वेज और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका मिक्सचर है, मिश्रण है, और वो उसके बेसिस पे, मतलब उसने अपना पेपर मेजोरिटी ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ है विद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अगर उसको इतने मिल सकते दोस्तों तो आपको मिल सकते, प्लीज ब्लाइंडली रट्टा मत मारिए, ठीक है, इट इज सुसाइडल। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या किया था? राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे करता था, जैसे एक कोई भी चैप्टर है उसके लाइक समवॉट लाइक 32 क्वेश्चंस हैं, तो मैं करता था कि जो टॉप क्वेश्चन है या जो अभी रिसेंटली आस्क क्वेश्चन है उनको तो एक बार हाथ से निकालूं, मतलब एक चैप्टर से लगभग 10-11 क्वेश्चन तो मैं लिखूं। तो हर चैप्टर से मैं 10-11 क्वेश्चन लिखा था। और ऐसे करता था कि 10-11 क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया तभी लिखना शुरू करूंगा, नहीं, मैं शुरुआत से ही रोज 3 क्वेश्चन करना, कभी किसी दिन 4 क्वेश्चन करना, ताकि वो फ्लो बना रहे। और लास्ट में जाके ये ना हो कि अब 10 क्वेश्चन लिख, एक दिन बैठ के अब 11 क्वेश्चन लिख। ऐसे नहीं करता था, शुरू से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कि आंसर प्रैक्टिस करनी है, इसलिए बस वो ऐसे हो जाता तुम्हारी बैच में डीपीक्यू चेक करके फैसिलिटी नहीं थी उसमें था। फैसिलिटी तुम्हारी उसमें बैच में? डीपीक्यू आते थे, बट क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड लिया था ना तो मैं अपलोड ही कर हाँ, सकता था। मैं सबको हाँ। बता दूं, इनकी बैच में चेकिंग का मैंने शुरू किया था, तब रिकॉर्ड वालों के लिए फैसिलिटी नहीं थी। अब ऐसा है कि अब रिकॉर्डेड वाले, फेस टू फेस, लाइव वाले, रिकॉर्ड वाले, कोई भी हो, सबके लिए फैसिलिटी है। बट लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं लिखे, तो मैं सबको बोलना चाहूंगा क्लास के साथ साथ में चैप्टर खत्म होता है तो 10-12 क्वेश्चन लिखिए। करेक्ट। और क्या स्पेशल किया कुछ ऑडिट के क्लास के साथ रेगुलरली क्या करते थे? एक तो मैं रोज रात को आपकी जो ऑडियो रिवीजन होती थी ना ऑडियो मेरे पास तो रिवीजन। शुरू से ही पहले थी, क्योंकि मेरे तो रिकॉर्डेड बैच है, वो पहले से रिकॉर्डेड थी। तो मैं वो सुनता था रोज की, और साथ में एक बार ऐसे निकाल लेता कि आगे से कि हाँ आपको क्या कैसे क्या जे हुआ है, जे हुआ है, ताकि उससे मैं कनेक्टेड रहूँ चैप्टर से और सब्जेक्ट से, उससे मैं दूर ना हो जाऊँ कहीं ना कहीं कि कुछ नया स्टार्ट हो और मैं पहले का भूल जाऊँ, तो वो नहीं होता था बिल्कुल भी। और मतलब जैसे जो चैप्टर्स खत्म हो गए पहले के, उसके लिए कुछ करते थे कि नहीं बस मैं मतलब ऐसे 2 दिन का रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन कैसे करते थे? जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि करंट चैप्टर का क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, और जो पहले चैप्टर्स हो चुके उसका ओवरव्यू करो, एटलीस्ट पन्ने तो पलटाओ। तो तुमने हाँ। ऐसा कुछ किया था? हाँ, मैं भी सर वो हेडिंग्स और जो मतलब जैसे मान लो कि फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के अंदर का नहीं पढ़ता था कैलकुलस, जो फैक्टर्स की हेडलाइंस है ना जो बोल्ड में है, सिर्फ वो पढ़ता था, कि ताकि बस ये पता रहे कि हाँ ये बात क्या हो रही है। एग्जैक्टली नहीं पता कि पूरा क्या लिखा है, वो याद भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये पता है कि बात क्या हो रही है यहाँ पे, सिर्फ वहां मोटा तक पढ़ता मोटी, था। मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्या है हाँ ये। दोस्तों? ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पहले ही बाद में आपको जो पहले चैप्टर्स खत्म भी हो चुके हैं उसके टच में हम लोग, हाँ मोटा मोटी क्या है, मोटा मोटी क्या है, मोटा मोटी क्या है, क्या चीज चल रही है, वो चल रहा है। ग्रेट ग्रेट। और मुझे बताओ ऑडिट कितने बार रिवाइज किया था तुमने? ऑडिट 80 पेज की बुक थी, 4 दिन में हो जाती थी, तो कम से कम 15-20 बार तो किया होगा। 15-20 बार? हाँ क्या जी। बात कर रहे हो यार, नहीं नहीं, दिस इज तो अनरियल। 80 पेजेस तो थे, रोज अगर 20 भी पढ़ेंगे तो 4 दिन में हो गए। हाँ लेकिन यार चलो, मैं, चलो 10 बार मान ले चले फिर भी, बट दैट्स दैट्स एक्सेप्शनल। मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि इतना अच्छा स्कोर करने का एक बहुत ज्यादा ये है, मल्टीपल टाइम रिवीजन 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 रिवीजन, और ऐसा भी नहीं रट्टे वाली रिवीजन, अंडरस्टैंडिंग वाली रिवीजन है, सोच समझ के रिवीजन लगाई जा रही है। ऐसा नहीं ए ए बी, ऐसा नहीं कि भाई हाँ क्या है रिवीजन, क्या है रिवीजन, क्या है रिवीजन, क्या है रिवीजन। दोस्तों कितने सारे मैं हाई स्कूलर से बात करता हूँ, बार बार चीजों को रिवाइज करना इज ट्रू सक्सेस। करेक्ट। जैसे अभी मैं अगर देखता हूँ दोस्तों, आपका पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है सी इंस्टीट्यूट का। अभी आजकल क्या है कि तुम्हारा पेपर कंपैरेटिवली वो भी अच्छा था, लेकिन देख रहे हो कि लेवल बढ़ता जा रहा है। इंस्टीट्यूट के पास में एआई क्वेश्चंस बनाने के लिए नए नए क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग एमसीक्यूज, अंदर घुस घुस के कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि न्यू क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे टैकल किया? सर न्यू क्वेश्चंस में क्या होता है कि ज्यादातर तो ऐसा नहीं है कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंज कर देते हैं। कॉन्सेप्ट तो मोटा मोटी वही है कि जो पढ़ा है, जो आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा है, जो आपकी बुक में लिखा है, कॉन्सेप्ट वही है। बस उसमें कभी थोड़े एड ऑन्स कर देंगे, कुछ एक चीज एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, या ऊपर कुछ कहानी बता देंगे, फिर नीचे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उसका मेरे को जो मेन वो लगता है कि अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी है तो आपको पता है कि आंसर कैसे लिखना है, कि क्वेश्चन में ऐसे ऐसे पूछ रहा है, और तो आपको पता है ऐसे ऐसे स्टेप वाइज आंसर लिखना है। तो बस मैं उसको फॉलो करता था, तो हो जाता था न्यू क्वेश्चन। नॉट कि उसमें हमेशा फुल मार्क्स आएंगे, बट एटलीस्ट इतना तो करो कि 4 का है तो कम से कम 2.5 दे दे, 3 दे दे, 4 नहीं है तो कम से कम कुछ तो आए, खाली ना जाए। अच्छा, और तुम ऐसा करते थे कि मेरा आंसर एग्जैक्टली क्वेश्चन बैंक के आंसर से मैच हो जब तुम नहीं पढ़ते थे? नहीं अभी नहीं। मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ सर, मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि क्वालिटी आंसर वो होता है जो एज इट इज मैच हो, एज इट इज मैच हो, उसको क्वालिटी समझने लगे। अरे हम कोई
हम वी आर नॉट मशीन्स, हम कोई प्रिंटर थोड़ी है कि यहाँ पे स्कैन किया और यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे स्कैन किया यहाँ पे प्रिंट किया। तो तुमने कभी ऐसी कोशिश की, मेरा आंसर मैच हो रहा है सजेस्टेड से, कि तुमने कॉन्सेप्ट डिलीवर करने पे ज्यादा ध्यान दिया? मैंने ये ट्राई किया कि जो जो वो बातें टच कर रहे हैं ना, कि जिस जिस बारे में वो क्वेश्चन आंसर में बता रहा है, बस मैं भी वो बातें बता दूं। ऐसा नहीं कि डिट्टो वो बताऊं, बस वो बातें आ जाए मेरे में, तो वो मेरे लिए परफेक्ट आंसर था। ओके ओके ग्रेट। 1.5 दिन में क्या क्या किया तुमने? 1.5 दिन में सर, 1.5 दिन में तो एक बार तो आपकी जो चार्ट बुक थी उसका ओवरव्यू लिया, और उसके बाद मैंने जो जो क्वेश्चन मार्क कर रखे थे, जो मेरे को लग रहे थे कि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उसको देखा और आरटीपी को देखा था बस। पेपर सॉल्विंग में कोई खास स्ट्रेटेजी की, एमसीक्यू पहले डिस्क्रिप्टिव बाद में, उसमें कुछ ऐसा खास किया कि नहीं सर सिंपल था, तो कोई खास नहीं? नहीं, सिंपल 12th की तरह एमसीक्यू है, एमसीक्यू पहले किए और अपने कंटिन्यू कर दिया। एमसीक्यू सॉल्व करने में कितना समय लगा था? एमसीक्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, एमसीक्यू इजी थे। सो जब मैंने घर आके बनाया तो मेरे को लग रहा है एमसीक्यू में शायद मेरे 26 आए हैं 30 में से। एमसीक्यू लेवल का लेवल सही था, तो ऐसे डायरेक्ट हो रहे थे एमसीक्यू, तो उसमें कोई वो नहीं था कि कितना समय लिया होगा उसको सॉल्व करने में? 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स के आसपास। लगभग आधा घंटा। दोस्तों मैं बोलूं, अगर किसी को थोड़ा ज्यादा समय भी लगता है एमसीक्यू में, दो, क्योंकि वहां पे जो स्कोरिंग होती है, वहां पे स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं ये बहुत मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 83 में से अगर तुमको 26 एमसीक्यू में थे, करेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब 57 तुमने स्कोर किया। 57, 70 में से 57 स्कोर किया तुमने डिस्क्रिप्टिव में। दैट इज अमेजिंग। वो बहुत ही बढ़िया है। तुमको मतलब लिखते वक्त मैं जानना चाहूंगा कि तुमने मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया, फ्लो फॉलो किया, कि ये ऐसे ही मैं लिखूं आंसर्स को? जैसे हम लॉ में करते थे वैसे ही मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया, कि पहले मैं एसए का रेफरेंस दूंगा, उसके बाद जो एसए उस प्रोविजन पे बोल रहा है वो प्रोविजन लिखूंगा, फिर करेक्ट। केस केस क्या है, क्वेश्चन क्या है वो लिखूंगा, फिर उन दोनों को कोरिलेट करूंगा और देन अपना कंक्लूजन दूंगा। तो ये फॉर्मेट मैंने सब क्वेश्चन में फॉलो किया। मोटा मोटी मतलब चार थे, कि पहले रेफरेंसेस दिए, फिर वो ऐसे या जो भी सेक्शन है वो क्या बोलता है, केस का डिस्कशन, और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन। और तुमने ऐसे पैरा पॉइंट्स बनाए थे, पैराग्राफ्स बनाए थे, कि पूरा एक कंबाइंड ही लिखा था? नहीं नहीं, मैं ऐसे करता था, जैसे प्रोविजन के 4 लाइनें हो गई, फिर उसकी 4 लाइनें, एक एक लाइन को स्पेस देता था मैं चारों के बीच में। ओके, एक एक लाइन का स्पेस देते थे ताकि ऐसा समझ में आए कि एक फ्लो बना हुआ है। हाँ, थोड़ा पेज भी भरा हुआ लगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ऑडिट के अंदर अपने क्लासेस और नोट्स में सबसे खास क्या लगा कि इसमें बहुत मजा है? चार्ट बुक तो ऑब्वियसली मजा है, उसके अलावा क्या मजा है? उसके अलावा जब हम क्लासेस कर रहे थे तो आप साइड में समरी नहीं करवा देते थे, जैसे कि अमृत जो। पॉइंट्स बोलता था मैं, ये की पॉइंट अमृत हाँ। पॉइंट्स है। हाँ हाँ, हाँ। तो उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प किया कि कॉन्सेप्ट रिटेन करने में, कि हाँ इसमें 5 बातें, इसमें 4 बातें हैं, ये सब करने में। और जो चार्ट की जो मैपिंग थी, कि जैसे आपने कैसे किया कि पहले पास्ट ईयर ही आएगा, फिर प्रेजेंट ईयर ही आएगा, फिर फ्यूचर ईयर ही आएगा, ताकि अगर हाँ, याद भी नहीं है तो भी याद रहे कि पहले पास्ट ही आता है, फिर प्रेजेंट ही आता है, फिर फ्यूचर ही आता फ्लो है। फ्लो याद हाँ, रखने के फ्लो। लिए हर जगह पे फ्लो क्रिएट कर रहे हैं। हाँ हाँ जैसे अब तुमको शायद हुआ कि लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पर भी लॉ का हाँ, पॉइंट सबसे लॉ पहले लॉ आएगा। सबसे ऊपर है। लॉ का पॉइंट सबसे पहले आएगा, फिर बाद में, या हाँ फिर पहले पिछला साल आएगा, फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑफ द ईयर आएगा, हाँ या फिर ऑडिट के प्रोसेस का फ्लो पकड़ लेंगे। दोस्तों याद रखना, बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स नहीं दोस्तों, निमोनिक्स तो आखिरी नंबर लगाते हैं। पॉइंट्स की ग्रुपिंग करना, उसको एक फ्लो में लेके आना, ये बहुत खास बातें होती है। ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। और लॉट ऑफ अभी ऑडिट के बारे में देखा, अभी बच्चों के आर्टिकलशिप के बहुत प्रॉब्लम चल रही, लेकिन आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि तुम्हारे पास में बहुत सारे ऑफर लेटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके बारे में बताओ। हाँ। तो शुरू शुरू में क्या था कि मेरे को पता नहीं था कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि घर में कोई भी सीए नहीं है, तो मतलब पूरी नॉन सीए बैकग्राउंड से हैं सब लोग। तो किसी ने पीडीएफ शेयर कर दी कि इस पीडीएफ में ये मेल्स हैं और इनको सेंड कर दो। तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, मैंने सारी कॉपी किए और सारे भेज दिए। फिर कहीं कहीं से ऑफर एक्सेप्टेंस आ रही है, मुंबई से आ रही है, बेंगलोर से आ रही है, कहीं कहीं से आ रही है। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च को थोड़ा नैरो किया। फिर मैंने फोकस किया कि दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव से ज़्यादा वो आए। तो उसके बाद क्योंकि बिग फोर की ओपनिंग्स आ नहीं रही थी सितंबर के बच्चों के लिए, तो फिर मैंने मीडियम लेवल्स में अप्लाई किया। तो आई अप्लाइड इन अबाउट 10 और 11 फॉर्म्स, एंड उसमें से 8 9 ने मेरा इंटरव्यू लिया। दो का पता नहीं क्या हुआ, तो 8 9 ने इंटरव्यू लिया एंड आई क्रैक्ड ऑल ऑफ देम। आई गॉट ऑफर लेटर्स फ्रॉम देम। तो भाई अच्छी बात है कि 8 9 फर्म से ऑलरेडी ऑफर लेकर बैठे। ठीक है, मैं बोलूंगा कि दिल्ली के बच्चे यश को कांटेक्ट करें, भाई कौन सी फर्म्स है, अगर आर्टिकलशिप नहीं मिल रही है तो हम भी ज्वाइन करें। यस, दैट्स वंडरफुल। तुमने सभी सब्जेक्ट्स ओवरऑल स्ट्रेटेजी तुमने बताई, तुमने ऑडिट को लेकर स्ट्रेटेजी तुम्हारी बताई, कैसे मल्टीपल रिवीजन से तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया वो तुमने बताया। क्या प्लान्स है अभी आगे, क्या प्लान है? प्रोफेशनल, वांट टू गो इन प्रैक्टिस, टीचिंग,
और जॉब में, बिजनेस में क्या करना चाहते हो? अभी तो थोड़े टाइम के लिए जॉब करना चाहता हूँ, मतलब आर्टिकलशिप के बाद, फाइनल क्लियर होने के बाद। उसके बाद आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग इनटू प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस के बारे में सोच रहे हो। ग्रेट ग्रेट। गाइज, लॉट ऑफ इंसाइट्स, बहुत सारे इंसाइट्स हमको मिले यश की तरफ से। और मैं यही बोलना चाहूंगा दैट बंदा लगा रहा, मल्टीपल रिविजन्स करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, एंड ही गॉट्स ब्यूटीफुल फ्रूट्स। 70+ मार्क्स है, 83 मार्क्स है, दैट्स अमेजिंग। तो जो आपके प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, मेंटोर बोल रहे हैं, उसको सुनिए, उसको मानिए, उसको फॉलो करिए, लगातार करते जाइए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और हफ्ते में आधा एक दिन तो ब्रेक अपने लिए जरूर जरूर लीजिए। सो गाइज, दैट वाज फ्रॉम आवर साइड। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी, उसको नोट किया, इसको इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। ओके गाइज, आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में डालिए, एंड आई विल से दैट, मैं अगर मेरे लिए तो मैं जवाब दे दूंगा, अगर यश के लिए है तो यश उसके जवाब दे देगा। थैंक ओके यश, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। यू सो मच।